फिर च छ ज ज, फिर ट, फिर त, फिर प वाला आता है। ये बात तो खैर समझ में आ गई। मान के चलिए एक पाव निकले तो अल्प प्राण और उसका डबल निकले, ये भी क है और ये भी क है। ये भी क्या लिखा है? क लिखा है। और ये भी क्या लिखा है? ये भी क ही लिखा हुआ है। ये ग लिखा है ना, ये भी ग ही लिखा हुआ है। लेकिन अब आप लगे, अब कहते हैं सर पागल हो गए हैं, लेकिन नहीं, सही है। ये हिंदी वर्णमाला के वर्णों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये देखिए सामने लिखा हुआ है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो स्वर व्यंजन आप जानते हैं, अ से लेकर औ तक किताबों में लिखा जाता है, अंग और आहर तक। खैर हमको उससे नहीं मतलब है। फिर क से लेकर ज्ञ तक, ये सब कुछ पता है। लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की गई कि जो क ख ग घ लिखा हुआ है, अगर ये पहले तो थ द ध से यहां शुरू हुआ होता, फिर उसके बाद ट ठ ड ढ हुआ होता, फिर उसके बाद च, फिर उसके बाद क, ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो फिर क से ही क्यों शुरू किया गया? अच्छा ठीक है, मान लीजिए यही सही है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये कंठ है, ये तालु है, मूर्धा है, दंत है, होष्ठ है। तो ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा ये जो 5 है, ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है। चलिए ठीक है, मान लीजिए समझ में आ गया। इतना ज्यादातर लोग जानते होंगे। लेकिन क ख ग घ अंग अगर ये कंठ से बोला जाता है, तो शुरुआत ग से की जा सकती थी। ग के बाद ख, ख के बाद घ, घ के बाद क, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो फिर पहले क, फिर उसके बाद ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए आज के छोटे से वीडियो में यही जानने की कोशिश करें कि वर्णमाला में जो वर्ण बने हैं, ये कितने खूबसूरत तरीके से, कितने वैज्ञानिक पद्धति से क के बाद ही ख आएगा, ख के बाद ही ग, ग के बाद ही घ। ये क्यों आएगा, क्या कारण है? चलिए आज हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मजा आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर दीजिएगा और किसी यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको जानते हैं। ये आप स्वर व्यंजन तो आप पढ़े हैं। चलिए सबसे पहले देख लीजिएगा इसी तरह से। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 क्यों है, इसके पीछे सबसे आसान कारण कह लीजिए या बात कह लीजिए ये है कि हमारे मुख में ध्वनि उच्चारण की 5 स्थान है। देखिए ध्वनि कैसे निकलती है, जब हम क्या करते हैं ना, सांस लेते हैं, ऐसे सांस ले करके, और जब हम फिर छोड़ते हैं तो अंदर से जब ध्वनि बाहर आती है तो 5 उच्चारण के स्थान है। सबसे ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, होष्ठ है। अच्छा तो 5 है। अब जरा ये फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये फिगर आपके सामने है। अभी जो फिगर है आपके सामने है, ये कंठ है, ये कंठ है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंठ दिखाई दे रहा है। कंठ है ना, कंठ है। अच्छा कंठ, ये आपको कंठ दिख गया। कंठ के बाद जब ध्वनि अगर अंदर से बाहर आ रही है तो फिर ये कंठ, और यहां पर ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं तालु। इसे क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है। ठीक है, इसे तालु कहा जाता है। अच्छा तालु से जब और बाहर आते हैं, तालु से जब और बाहर आते हैं, दांत से पहले या तालु से बाहर, ये जो अंदर गड्ढा सा स्थान है ना, गड्ढा सा जैसे ऐसे है ना, ये मान लीजिए दांत है और ये तालु है, तो ये यानी दोनों के बीच में ऊपर वाला जो, ठीक है, ये वाला स्थान, इस स्थान को कहा जाता है, इस स्थान को मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, इसे मूर्धा कहा जाता है। तो कंठ समझ में आ गया, तालु समझ में आ गया। यानी अगर अंदर से कोई ध्वनि निकल रही है तो सबसे पहले कंठ से टकराएगी, कंठ के बाद से यहाँ तालु से टकराएगी, और तालु के बाद से यहाँ मूर्धा से, और मूर्धा के बाद से यहाँ देखिएगा ये दांत है, ये दांत है, इसे हम लोग कहें दंत। क्या कहा? दंत कहा। और फिर आखिर में ये होठ है, तो होठ को कहा जाता है ओष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है। तो 5 उच्चारण के स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कंठ, कंठ से और बाहर आइए
तालु, तालु से और बाहर आइए मूर्धा, मूर्धा से और बाहर आइए दांत, और दांत से और बाहर आइए होठ, जिसे हम लोग ओष्ठ कहते हैं। तो अब एक बात बताइए, अंदर से जब ध्वनि बाहर आ रही है तो सबसे पहले कंठ ही तो पड़ रहा है, तो सबसे पहले कंठ पड़ रहा है, इसीलिए कंठ स्वर का उच्चारण और कंठ व्यंजन जो भी हो उसका उच्चारण सबसे पहले होता है। ये कंठ स्वर का उच्चारण सबसे पहले होता है। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से देखिए, अब कंठ के बाद आया क्या चीज, तालु आया ना। जब तालु आया तो उसके बाद तालव्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब ये मूर्धा आया, तो मूर्धा जब आता है तो इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन। अब मूर्धन्य व्यंजन, फिर उसके बाद से आता है ये दांत, तो दांत आता है तो इसे कहा जाता है दंत व्यंजन, इसे दंत कहा जाता है। और इसके बाद यानी सबसे बाद में आता है होठ यानी ओष्ठ, तो इसे कहा जाता है ये ओष्ठ व्यंजन हो गया। ये तो बात समझ में आ गई कि पहले क ख ग घ, फिर च छ ज झ, फिर ट, फिर त, फिर प वाला आता है। ये बात तो खैर समझ में आ गई, लेकिन असली सवाल जो ये था कि क के बाद ही ख क्यों आता है। आइए अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस पर जानना है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और इस ह की कलाकारी को जानना होगा। इसके लिए अब एक करके थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये जितने भी व्यंजन हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, ये जितने भी ये व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन में कुछ अल्प प्राण होंगे, कुछ महाप्राण होंगे, कुछ अघोष होंगे और कुछ सघोष होंगे। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ये क्या होता है, अब जरा इसको समझ लीजिएगा। अल्प प्राण का मतलब होता है जो भी व्यंजन है उच्चारण अगर हम कर रहे हैं तो कम अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, कम ध्वनि निकले तो अल्प प्राण कहते हैं, ज्यादा ध्वनि निकले तो महाप्राण कहते हैं, ठीक है। यानी कि कम निकले, मान के चलिए एक पाव निकले तो अल्प प्राण, और उसका डबल निकले तो महाप्राण। कि कम निकले ज्यादा निकले वो तो दूसरी बात हो गई ना, वो तो कम ज्यादा की बात हो गई। निकल रही है, अगर कोई ध्वनि निकल रही है तो ध्वनि में कंपन शामिल अगर है, कंपन, गूंज, गूंज, झनकार, कंपन, उसे सघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं। अब गूंज या कंपन या झनकार नहीं शामिल है तो उसे अघोष कहते हैं। बात इतनी समझ में आ गई। फिर एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी इसी पर पूरी बात हो मैं आपको बताऊंगा। अगर कम ध्वनि निकल रही है तो अल्प प्राण, और ज्यादा ध्वनि निकल रही है तो महाप्राण, ठीक। एक ये बात हो गई कम और ज्यादा वाली बात। लेकिन गूंज शामिल है, झनकार शामिल है तो उसे सघोष कहते हैं, और गूंज या झनकार शामिल नहीं है तो उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये ह का खेल क्या है ये भी देख लिया जाएगा। ह को हिंदी में कहते हैं काकल्य व्यंजन। हिंदी जो हिंदी से तैयारी करते होंगे लोग, हिंदी को पढ़ते होंगे वर्णमाला को, उसको जो जानते होंगे, ह को काकल्य व्यंजन कहा जाता है। काकल्य के साथ साथ एक और नाम से जानते हैं उसे, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। ह को कहते हैं स्वर यंत्र मुखी व्यंजन, यानी कि हम जब हम बोलते हैं निकलता है मुंह से ह, ह, ह निकलता है ना। अब जिस भी ध्वनि के साथ ये ह को चिपका दीजिए, एक नई ध्वनि जन्म ले लेती है। इसे इसीलिए कहा जाता है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। ये नए ध्वनियों को जन्म देने में सहायक होती है। अब आइए इस पे जरा देखिए, ये जो पहली वाली लाइन दिख रही है ना, इसके उच्चारण में कम ध्वनि खर्च होती है, ठीक है। इसके उच्चारण में कम ध्वनि खर्च होती है। ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके उच्चारण में ज्यादा ध्वनि खर्च होती है। इसे कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा ध्वनि खर्च हो रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, महाप्राण कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। बात समझ में आ गई ना। इसमें कम ध्वनि खर्च होगी, इसे कहेंगे हम लोग अल्प प्राण, अल्प प्राण।
और इसमें ज्यादा ध्वनि खर्च होगी तो इसे कहेंगे हम लोग महाप्राण। अब आप कह सकते हैं सर ये तो आप जबरदस्ती बताया जाए, तो कोई परिभाषा नहीं है तो बता देंगे, हाँ इसे ये कहते हैं वो से ये कहते हैं, तो हमको तो मानना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं कि सर आप जो बता देंगे हम मानेंगे, लेकिन ना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती बता रहा हूं, अब जबरदस्ती मानना है। अब ध्यान से सुनिएगा। आप जब कहते हैं क तो ठीक है क कहते हैं, ये भी क है और ये भी क है। ये भी क्या लिखा है? क लिखा है। और ये भी क्या लिखा है? ये भी क ही लिखा हुआ है। ये ग लिखा है ना, ये भी ग ही लिखा हुआ है। लेकिन अब आप लगे, अब कहते हैं सर पागल हो गए हैं, लेकिन नहीं, सही है। ये क है, ये भी क है, लेकिन ख कैसे बन रहा है? क में अभी मैं कहा ना कि ह का खेल वहां दिखाई देगा। अब ह का वहां खेल है। आप कहते हैं क के साथ ह भी निकाल दीजिए। क सिर्फ आपने उच्चारण किया क निकलेगा, लेकिन क के साथ ह, क और ह एक साथ मिला करके निकालिए तो मुख से आपके हमेशा ख निकलेगा। अरे भाई आप बहुत आसानी से जानते होंगे कि इंग्लिश में लिखा जाता है क और साथ में चिपका दिया जाता है एच, तो क्या बनता है? ख बनता है कि नहीं बनता है? तो क पहला निकला क, ये मूल है, ये पहली बार क बन रहा है। अब क में जोड़ करके ख बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है ख तो जोड़ करके बनाया जा रहा ना, उसमें हकार की ध्वनि जोड़ करके ख बनाई गई है, तो पहले ख तो हो नहीं सकता। सीधी सी बात है भाई, पहले तो मूल क जन्म लेगा, तब न क से फिर ख तैयार होगा। तो इसीलिए ख पहले नहीं हो सकता, पहले होगा क फिर होगा ख। ठीक उसी तरीके से ये ग है, ग अब ग ये भी है और ग ये भी है, लेकिन फर्क क्या है? इसी में ह जुड़ा हुआ है। ग में ह की भी ध्वनि निकाल दीजिए, दोनों एक साथ उच्चारण कीजिए तो एक ग और उसमें ह की ध्वनि जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ह। इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल इंग्लिश वाले बच्चे बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। जी से होता है गो, आज उसी में एच जोड़ दीजिए तो क्या बनता है? घ बन जाता है। अब तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना कि पहले क उसके बाद ही ख आएगा। क्यों? क्योंकि पहले क जन्म लेगा और क में ह को जोड़ करके बनाया जाएगा ख, इसलिए पहले क फिर ख। ठीक उसी तरह से ग उसके बाद घ। उसी तरह से देखिएगा च होता है, च में फिर ह साट दीजिए तो बनेगा छ। जो ध्वनि है और ज में ह साट दीजिए तो क्या बनेगा? झ। ठीक है, अभी बात समझते चलिए। अभी मैं इसका भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि ग में ह जुड़ा तो घ बन गई, इतनी बात समझ में आ गई। क में ह जुड़ा तो ख बन गई, ये भी बात समझ में आ गई। तो भैया क्यों नहीं पहले हम लोग ग घ को शुरुआत कर देते, क ख बाद में लिखते? ये भी दिमाग में आ सकता है प्रश्न, तो उसका भी समाधान है। ठीक है, वो जो भी शंका आपके मन में है, शंका का समाधान और समस्या का निवारण वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर बस सब्र कीजिए। तो खैर समझ में आ गई। चौ में एच लगाया यानी ह लगाया तो छ, ज में ह की ध्वनि जुड़ी तो हो गया झ, ट में ह की ध्वनि जुड़ी तो ठ, ड में ह की ध्वनि ढ, त में जुड़ा तो थ, द में जुड़ा तो ध, अब प में जुड़ा तो फ, अब ब में जुड़ा तो भ। सब में अगर ह की ध्वनि मुख से साथ में जोड़ के निकालें तो दूसरा वाला तैयार हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर इसको पहले इसको बाद में कर सकते थे, यानी कि अगर ये कंठ से ही बोलना है, उच्चारण करना है तो हम ऐसे बोलते ग घ क ख अंग, ऐसे भी तो बोल सकते थे। तो बात सही, ऐसे बोल सकते थे। अब उसकी दवा क्या है? ये हुआ अल्प प्राण, ये हुआ महाप्राण, ये हुआ अल्प प्राण, ये हुआ महाप्राण। इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज छूटा था, क्या चीज? अघोष और सघोष। ये अभी अघोष और सघोष अभी बचा हुआ है।
अघोष और सघोष बचा हुआ। अब आते हैं इस पर। इन दोनों को कहते हैं अघोष। क्या कहा जाता है? अघोष। और इन दोनों को कहा जाता है सघोष। अब अघोष सघोष का मतलब यह था कि यह सिर्फ ध्वनि निकल रही है, ये कम निकल रही है, ये ज्यादा निकल रही है, लेकिन सिर्फ ध्वनि निकल रही है। इन ध्वनियों में गूंज या कंपन शामिल नहीं होता है, झनकार शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब तक हमने जितना देखा, पहले आसान फिर कठिन, पहले आसान फिर कठिन, पहले कम फिर ज्यादा, यही ना? उस वही रूल यहां काम कर रहा है। ये ऐसी ध्वनियां हैं, ये अल्प है, ये महा है, यानी कम ध्वनि ज्यादा ध्वनि, लेकिन ये जो भी ध्वनियां हैं इसमें गूंज, झनकार या कंपन शामिल नहीं होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है अघोष। और ये जो ऐसी दो ध्वनियां हैं, ग और घ, इसमें कंपन भी शामिल हो जाता है। यानी कि इन दोनों का कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये पहले जन्म लेगी और इसमें अब कंपन शामिल कर दीजिएगा तब ये जन्म लेगी। तो इसीलिए पहले इसको बनाया गया और फिर उसमें कंपन जब शामिल हुई तब जाके ये बना। तब जाहिर सी बात है, पहले ये बनी फिर बाद में इसमें कंपन शामिल किया जाए तो पहले ही इसको लिख देंगे, बाद में इसको लिखे, फिर इसीलिए मामला हो जाएगा गड़बड़। सीधी सीधी बात हम खानेंगे, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसकी सेटिंग की गई है हिंदी वर्णमाला की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात, अभी भी ये छूटा हुआ है, अभी इसके बारे में भी बता दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों को पहले, इन दोनों को बाद में क्यों किया गया? क्योंकि यह मूल ध्वनियां हैं। मूल का मतलब यह कि इसमें कोई कंपन वंपन शामिल नहीं है, ये बिल्कुल सादी ध्वनियां हैं। अब इसमें जब कंपन शामिल होगा, गूंज शामिल होगा, घोष शामिल होगा तो ये बनेगा, इसीलिए पहले ये फिर ये। अच्छा, अब इन दोनों का कंपेयर में ये मूल ध्वनि है, अब इसमें जब ह की ध्वनि शामिल होगी तब बनेगा ख, इसमें जब ग और इसमें जब ह की ध्वनि शामिल होगी तब जाके बनेगा ख। इस तरीके से सब कुछ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी होती है अल्प प्राण ध्वनि। क्यों होती है? अल्प प्राण ध्वनि। ये भी क्यों होती है? अल्प प्राण ध्वनि। यानी कि ये अल्प प्राण, ह शामिल करें यानी ज्यादा हो गए तो महाप्राण, ये अल्प प्राण, इसमें ह शामिल हो तो महाप्राण, ये भी अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, अब इसमें ह शामिल करें दूसरा बना दे, ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि बनाए, तो ये अल्प प्राण ही रह गया। लेकिन अब इसके साथ मामला ये है कि भाई जब ये अल्प प्राण है, इसको हम पहले पे रख सकते थे, इसको सबसे आखिरी में रखने की क्या जरूरत? इसको भी तो सबसे पहले रख सकते थे ना, लेकिन ना, उसको सबसे पहले हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अब वो कंठ से तो निकल रहा है, कंठ से तो निकल रहा है, ये सब कंठ से निकल रहे थे, लेकिन इसको सबसे आखिर में इसीलिए रखा गया कि ये चार जो है ये सिर्फ कंठ से निकल रहे हैं। लेकिन जब इसके उच्चारण की बारी आई ना, तो ये देखिए, इसके जब उच्चारण की बारी आती है तो कंठ से बोला ही जा रहा है, कंठ के साथ साथ, कंठ के साथ साथ ये यहां से भी बोला जा रहा है, यहां से भी इसकी सहायता लेनी पड़ रही है। यानी किसकी? नाक की। नाक की जरूरत पड़ी, यानी कि वो ध्वनियां ऐसी ध्वनि है, अंग अंग, जो दो जगह से बोली जा रही है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने ऐसी ध्वनियों को रखा कि जो एक स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, और सबसे लास्ट में उसको रखा गया जो दो स्थान से उच्चारित की जाती है। क्लियर हो गई बात ना, कि सबसे आखिर में ही इसको क्यों रखा गया? इसको पहले भी तो रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, ये रूल है, नियम है। पहले जाहिर सी बात है, पहले मूल को रखा, फिर ह वाला यानी ज्यादा रखा तो उसको रखा, सिर्फ एक स्थान से उच्चारित किया गया, कंठ से क ख ग ग। अब इसमें अल्प महादीर्घ, ये पूरी बात समझा दिया हूं। इसके साथ मामला यह है कि यह दो स्थान से उच्चारित किया जा रहा, एक तो कंठ, और कंठ में साथ साथ लग गया नाक, तब अंग। ठीक यही काम ये इसके वाले में था, ये मूल है,
ह लगाया तो छ बना, ये ज इसमें ह लगाया तो झ बना, और ये दो स्थान से उच्चारित किया गया, तालु से और तालु के साथ साथ नाक से, तब कहता अंग। ठीक, उसी तरह से ट ह लगाया तो ठ, और ड ह लगाया तो ढ। अब ये मूर्धा से तो बोला जा रहा था, मूर्धा के साथ साथ नाक का सहारा लिया तो हो गया आड़ा, आड़ा ऐसे बोल। फिर उसी तरह से त ह की ध्वनि निकाल करके थ, द ह की ध्वनि निकाल करके ध। अब ये दांत से तो बोला जा रहा है त थ द ध, लेकिन जब यहां बारी आई न के उच्चारण करने के लिए तो नाक का सहारा लेना पड़ा, यानी कि दो स्थान से तीसरे सबसे उसके लास्ट में रखा। यही का मोह था जब कहते हैं प, प, दोनों होठ से आपस में बोले प, इसी में ह की ध्वनि निकाल दी अंदर से तो प, तो बोले फ, फ, उसमें ह की निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह से ब, और उसमें ह जब जोड़ेंगे तो निकलेगा भ, और जब कहेंगे म तो नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई हुई कि क के बाद ही ख क्यों होता है, और क ख के बाद ही ग, ग के बाद ही घ, और अंग सबसे लास्ट में क्यों होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति की तरफ से हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में वर्णों को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि पढ़ के मजा आ जाता है। आपको कैसा लगा ये जानकारी? पहले से आपको पता थी कि नहीं पता थी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और वीडियो फिर कह रहा हूं कि अगर अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।